हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे शिशु मृत्यु दर, यानी भारत में शिशु मृत्यु दर क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? 1 वर्ष से कम उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या, मतलब 1 वर्ष से कम बच्चे जो होते हैं उनकी मरने वालों की संख्या जिस वर्ष के जीवित दौरान की जन्मों की संख्या से विभाजित करके 1000 से गुणा करके किया जाता है। कहने मतलब ऊपर आप मृत्यु रखना है, नीचे आपको जन्म रखना है, इंटू 1000 करना है। जो भी निकल के आता है वही आपका क्या होता है? मृत्यु दर होता है। ठीक है, अब नीचे देखेंगे फार्मूला क्या होता है। देखो, शिशु मृत्यु दर का भी ये फार्मूला है। देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे कहा गया है 1 वर्ष के दौरान शिशु मृत्यु दर की संख्या, यानी जितने भी मृत्यु होती है, मान लो 10 बच्चे मरे और जन्मे कितने? 500। ठीक है, इंटू 1000 कर देंगे, जो भी निकल के आता है वही हमारा शिशु मृत्यु दर होता है। तो इसका फार्मूला लिख लीजिए कि ऊपर 1 वर्ष के दौरान मृत्यु, नीचे 1 वर्ष के दौरान जीवित बच्चों की संख्या इंटू 1000, जो भी आता है यही हमारा शिशु मृत्यु दर होता है। IMR होता है, जिसे इंग्लिश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। कभी आपको IMR देखने को मिले तो समझ जाइए शिशु मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। तो इसमें 1 वर्ष के दौरान बच्चों की मौत की संख्या अपान बच्चे की जीवित संख्या इंटू 100 जो भी होता है वही हमारा IMR होता है। तो कभी कभी एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये फार्मूला पूछ रहता है कि शिशु मृत्यु दर का फार्मूला बताओ, IMR का फार्मूला बताओ, एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, और अब देखेंगे मातृ मृत्यु दर का फार्मूला क्या होता है। इसमें क्या है, 1 वर्ष के दौरान मरने वाली महिलाओं और जीवित जो महिला होती हैं उनके बीच इंटू 100, यहाँ पे 1 लाख लिखा है, इसको आप 2 जीरो हटा लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 1000 जो गुणा करके आएगा वही हमारा मातृ मृत्यु दर होती है। MMR होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR होता है। ठीक है, तो इन चीज़ आप ध्यान के रखना है, आपको ऐसे करना है। ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पर और बारी बारी से रिवीजन करते रहिए, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है, देश में 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर 2000 वर्ष में 3 अंकों की वार्षिक देखी गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम में आयु दर 2019 में 1000 पर 35 थी, लेकिन 2000 में 32 रह गई। यानी कि जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मौतों की संख्या थी वो 2019 में 35 थी और 2020 में आकर 32 हो गई, यानी गिरावट देखने को मिली है। अब देखेंगे नीचे क्या है, यहाँ पर जो दी गई गिरावट ये दी गई थी हमारी 1 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए, यानी कि पहले हमारी 30 थी, अब हो गई 28, यानी कि शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकता है। देखो, आपको हम थोड़ा स्क्रीन छोटा करते हैं, जूम इन करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है, व्हाट इज़ द एस्टिमेट नेशनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इन द कंट्री एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011। देखो, मैं क्वेश्चन हिंदी में बोल रहा हूँ। भारत में 2011 जनगणना के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मरने वाली शिशु दर कितनी थी? ठीक है, तो वहाँ पर इसका आंसर होगा 34। आपको ये देखने को मिलेगा। हम आपको बता दें 2011 में जनगणना हुई थी तो वहाँ 5 वर्ष से कम बच्चों की जो मरने वाली संख्या थी वो 34 थी। 2011 की जो जनगणना हुई थी ये हमारी 15वें नंबर की थी और 2021 में होना था ये हमारे 16वें नंबर की थी, लेकिन ये कोरोना के कारण ये टल गई। अभी भी 2022 ख़त्म होने वाला है, अभी भी कोई जनगणना नहीं हो पाई है। तो 2011 की जो जनगणना थी वो हमारी 15वें नंबर की जनगणना थी। ठीक है, तो इसके अनुसार जो हमारा शिशु मृत्यु दर था 5 वर्ष से बिलो द 5 ईयर्स चिल्ड्रेन, वहाँ पर 34 देखने को मिला था। तो ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, भारत में शिशु मृत्यु के दर के कारण क्या है। भारत में जो शिशु मौत हो रही है इसके कारण क्या है? यह जन्म दोषों के कारण होता है, जिसे बच्चे के जन्म के साथ साथ होंठ और तालु मंगोलवात, हृदय दोष आदि के रूप में भी होता है। कहने मतलब अभी कभी बच्चा जन्म लेता है तो उसको कहीं होंठ फटा होता है, कहीं तालु मंगोलवात, इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। कहीं उसका हृदय होगा, उसमें पंप सही से नहीं कर पा रहा है, हृदय सही से नहीं चल पा रहा है, तमाम प्रकार की विक्षिप्ति देखने को मिलती हैं जिससे बच्चे की मौत हो जाती है। तो इस प्रकार मानसिक विक्षिप्ति या शारीरिक विक्षिप्ति की वजह से बच्चे में जो दोष होता है उससे उसकी मौत हो जाती है। तो ये भी शिशु मृत्यु दर का कारण बनता है। नेक्स्ट है, बच्चे का समय से पहले जन्म भी इसका एक प्रमुख कारण है। यदि बच्चे का जन्म 37 सप्ताह से पहले होता है तो इसे अक्सर समय से पहले जन्म कहा जाता है, जो विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। कहने मतलब है
कभी कभी बच्चे का देखो, माँ का गर्भावस्था का समय क्या होता है, 9 मंथ एंड 280 दिन, यानी 9 महीने और 280 दिन होता है। लेकिन बच्चा कभी कभी 9 महीने पहले यानी 8 महीने में ही बर्थ कर जाता है, तो उसे हम प्री मेच्योर बेबी कहते हैं, यानी जन्म से पहले उसका जन्म हो गया, यानी कि समय से पहले उसका जन्म हो गया। तो अगर समय से पहले जन्म हो जाता है तो बच्चे की मौत का कारण बन जाता है। ठीक है, समय से पहले भी बच्चे की मौत का कारण बन जाता है, क्योंकि जब बच्चा समय से पहले जन्म किया होगा तो उसमें वजन भी कम होगा, ठीक है, उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ होगा, तो भी मौत का कारण बन जाता है। तो बच्चे का समय से पहले जन्म लेना भी कारण बन सकता है। ये भी पॉइंट देखने को मिलता है कि बच्चे की मौत का शिशु मृत्यु दर का। जन्म के दौरान शिशुओं का कम वजन भी इसका एक कारण है। यह जन्म के समय बच्चों की मृत्यु के कारण होता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे का जन्म या बाद उसकी उपचार या देखभाल नहीं दी जाती। कहने मतलब कभी कभी बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन इतना कम होता है, उसका शारीरिक विकास नहीं कर पाया होता है, तो कम वजन की वजह से बच्चा एक्सपायर हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तो वजन के हिसाब से भी उसकी मौत हो जाती है, बच्चा वजन कम होता है तो, क्योंकि बच्चे का वजन जब कम होगा, जब माता का है, माता का सही से ख्याल नहीं रखा गया होगा, जब ख्याल नहीं रखा होगा, गर्भावस्था के दौरान सही संतुलित आहार नहीं ले रही होगी, कोई भोजन नहीं ले रही होगी, तो माँ के साथ तो माँ का विकास होगा और ना जो बच्चा पेट में पल रहा है उसका भी विकास देखने को मिलता है। तो ये भी मौत का कारण बनता है। नेक्स्ट है, संक्रमण और सांस लेने में भी कमी भी शिशु मृत्यु दर का कारण है, यानी कि कभी कभी किसी प्रकार का संक्रमण या सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर भी मौत का कारण बच्चे को बन जाता है। यानी कि आपको हम बता दें कि अगर माँ को किसी प्रकार संक्रमण है गर्भावस्था के दौरान, तो उस संक्रमण का बच्चे को में भी संक्रमण देखने को मिलेगा, बच्चे में भी संक्रमण हो सकता है और उसकी मौत का कारण बन सकता है। तो संक्रमण और सांस लेने में बीमारियाँ जो भी होती हैं, ये बच्चे की मौत का कारण बन जाती हैं। स्पष्टीकरण में एक अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम है, या बच्चा बिना किसी लक्षण के अपनी नींद में ही मर जाता है। एक सिंड्रोम होता है जो बच्चे सोते सोते ही मर जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अनजानों में उसकी मौत हो जाती है, शिशु मृत्यु दर का कारण बनता है। नेक्स्ट है, कुपोषण के कारण शिशु मृत्यु दर, यानी बच्चा कभी कभी कुपोषित हो जाता है तो वहाँ पर भी बच्चे की मौत देखने को मिलती है। मान लो अगर कोई महिला है, उसके अंदर बच्चा, उसके गर्भावस्था में है, उसके अंदर बच्चा पल रहा है और बच्चा अगर कुपोषित है, कुपोषित इसलिए होगा क्योंकि माँ कुपोषित है, माँ बराबर भोजन नहीं ले रही है, संतुलित आहार नहीं ले रही है, अपना ख्याल नहीं रख रही है, तो इस प्रकार भी जो बच्चा होगा वो भी कुपोषित होगा, कमज़ोर होगा, उसमें भी रोगों से लड़ने के लिए क्षमता नहीं हो पाएगी, तो बच्चे की मौत हो सकती है, बच्चे का मौत का कारण बन जाती है। शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और विटामिनों का उचित मात्रा में सेवन नहीं करती है, तो यह युवाओं के विस्तार प्रतिकूल पर प्रभाव डालती है, यानी कि जो हमारे युवा होते हैं उनका भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, शिशु मृत्यु दर पर पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। यदि उस स्थान का वातावरण अच्छा और प्रदूषण मुक्त नहीं होगा तो मृत्यु की संभावना अधिक होगी, यानी कि जहाँ पर शिशु रह रहा है वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, धुआं धक्कड़ वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रदूषित नहीं होना चाहिए, एकदम साफ एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एनवायरनमेंट गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा प्रभाव शिशु के ऊपर पड़ता है। हम आपको बता दें, आप छोटे बच्चों को खिलौना दीजिए, खेलने के लिए खिलौना दीजिए, ये कुछ भी दीजिए वो सीधा मुंह में रखते हैं, अगर गंदा होगा तो उनके अंदर कीटाणु जाएंगे, उनसे संक्रमण होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, वो देखने को मिलती हैं, इनसे बच्चा हमारा संक्रमण से ग्रसित हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जो शिशु मृत्यु दर का बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है, युद्ध के समय शिशु मृत्यु दर का भी यही कारण होता है, क्योंकि जहाँ युद्ध शुरू होता है उस स्थान पर बच्चे पैदा करने के लिए महिलाएं तनाव ले रही होती हैं और यह शरीर और उसके भ्रूण पर प्रभाव पड़ा। अच्छा, यहाँ पर लिखा है युद्ध के समय, आप ये युद्ध समझ लीजिए, जो घर के अंदर युद्ध होता है, मार लड़ाई झगड़ा पीट ये सब जो होता है उसे हम युद्ध मान लेंगे। मान लो अगर कोई गर्भवती महिला है, उसके अंदर पेट के अंदर उसका बच्चा पल रहा है, ठीक है, वो अपने सास से लड़ाई कर ली या अपने ससुर से लड़ाई कर ली या अपने हस्बैंड से लड़ाई कर ली और एक दिन तक पूरा खा नहीं खाई, गर्भावस्था में है और पूरा दिन खाना नहीं खाए, गुस्से में घूम रही है फूली फूली, पूरा दिन खाना नहीं खाई, ठीक है, अगले दिन हो सकता है फिर ना खाना खाए। तो जब 2 दिन लगातार खाना नहीं खाएगी, घर में जो लड़ाई मार पीट झगड़ा होता है, खाना नहीं खाएगी महिला गर्भवती, तो क्या होगा, उसके शरीर में उसका विकास नहीं हो पाएगा, ना तो उसका विकास हो पाएगा और ना उसके बच्चे का जो घर में पल रहा है उसका भी सही से विकास हो पाएगा, तो वो भी बच्चा कुपोषित हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है, युद्ध के समय जो महिलाएं होती हैं, युद्ध का समय समझ लीजिए, घर में जो लड़ाई पीट होती है उससे महिला का ऊपर फर्क पड़ेगा, उसको भूख लगेगी लेकिन खाना नहीं खाएगी, जब खाना नहीं खाएगी उसको थकान होगी, मतलब तमाम प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं, तो ये भी कारण होता है। ऐसे आप ये समझ लीजिए, यूक्रेन और जो रूस का युद्ध हो रहा है, उससे आप इसको रेट कर लीजिए, बस इतना जान लें, याद करने के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है, कुछ आघात बच्चों की मृत्यु के कारण भी होते हैं जो कम उम्र में हो रहे हो, जैसे एक बच्चा का शारीरिक विकास और मानसिक विकास शोषण, कहने का मतलब जो बच्चे का शारीरिक और मानसिक शोषण होता है उससे ये भी चीज़ देखने को मिलती है। शिशु मृत्यु दर के खिलाफ निवारक उपाय, अब देखेंगे शिशु के मृत्यु दर को बचाने के लिए हमको कौन कौन से उपाय करने चाहिए।
स्वच्छता में सुधार करना भी लगभग उतना ही आवश्यक है जितना कि प्रदूषण से नियंत्रित करने के साथ साथ वायु की गुणवत्ता एवं सकारात्मक योगदान कारक के रूप में कार्य करता है। कहने मतलब स्वच्छता भी बहुत बड़ा योगदान करती है बच्चे की शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। आप स्वच्छता अच्छे से रखिए, बच्चे को स्वस्थ रखिए, आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, आप जहाँ बच्चा खेल रहा है उस एटमॉस्फेयर को स्वस्थ रखिए, बच्चा ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा। क्योंकि बच्चा जिस माहौल में खेल रहा है, कूद रहा है, वहाँ का माहौल अगर अच्छे से नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा, तो तमाम प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार स्वच्छता का भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपका स्वच्छ रखना है। ठीक है, अगर स्वच्छ रखना है तो आपका एटमॉस्फेयर स्वच्छ होगा, बच्चा स्वच्छ जहाँ खेलेगा वो भी रहेगा। तो स्वच्छता का आपको पूर्ण ध्यान रखना है अगर शिशु मृत्यु दर को कम करना है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, खाद्य आपूर्ति में सुधार किया जाना चाहिए। पोषण की मांग को ध्यान में रखते हुए मुफ्त या कम कीमत पर आवश्यक खाद्य आपूर्ति का वितरण किया जाना चाहिए। खासकर महिलाओं को सेहत के और खान पान का ध्यान रखना चाहिए। उसने बताया है कि अगर महिलाओं की मृत्यु दर में कम करनी है, शिशु की मृत्यु दर में कम करनी है, तो महिलाओं को चाहिए कि आप उचित बढ़िया अच्छा सा संतुलित भोजन दिएँ, उसका ख्याल रखें। ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएँ जिससे उसका भी विकास होगा और उसके साथ साथ बच्चा पेट में पल रहा है उसका भी विकास देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं जिससे हम क्या है शिशु मृत्यु दर को कम कर सकते हैं और साथ ही साथ माता की जो मौत है उसकी भी दर को कम कर सकते हैं। अब देखो क्या है, यूनेस्को के अनुसार शौचालय का उपयोग करने के बाद खाने से पहले साबुन से हाथ धोना कई युवाओं की जान को बचाने में मदद करता है। कहने में मतलब ये बताया गया है कि आप शौचालय जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो उसके बाद अगर आपको चाहिए कि आप साबुन से अच्छे से हाथ धो लें। अगर आपको कोई सैनिटाइज़र वगैरह है तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको देखकर स्वच्छता को आप ऊपर रख सकते हैं। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच के रूप में प्रसव पूर्व देखभाल का भी ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि बच्चा बिना किसी जटिलता के जन्म ले सके। यानी कहने का मतलब है आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है। साथ ही साथ महिला जो गर्भावस्था के दौरान उनकी समय समय पर जांच करवाना चाहिए कि महिला के अंदर ग्लूकोज की कमी तो नहीं है, महिला के अंदर विटामिन की कमी तो नहीं है, महिला के अंदर मधुमेह तो नहीं है, महिला के अंदर हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, महिला के अंदर टीबी का रोग तो नहीं है। तो इस प्रकार की आपको प्रसव के दौरान जाँच करवानी है। अगर कोई भी रोग दिखने को मिलता है तो आप उसको सही से इलाज करिए, सही से दवा कीजिए, इलाज करिए, आपको सही हो जाएगा। अगर वो चीज़ आपको देखने को मिल रही है तो वही चीज़ आपको बच्चे के अंदर रो देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपको समय समय पर जांच करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, जो भी दिक्कत हो रही है उसका सही सामना करना है। तो ये भी निवारक का एक क्या है उपाय है। माँ द्वारा विटामिन बी जैसे पूरक लेने से मुख्य कारणों में से एक को कम करने में मदद मिल जाती है, यदि यानी जन्म को दोष को संभावना कम। कहने मतलब जो गर्भावस्था में महिला है उसको विटामिन बी है वो पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। इससे लेना चाहिए क्योंकि जो विटामिन बी होता है वो जो जन्म के समय जो भी जन्म दोष होते हैं उनसे निजात पाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, हमारे पड़ोस में एक बच्चा बर्थ किया था, उसका जो सर था, सर के पीछे बैक साइड था, हल्का हुआ धसा था, यानी पिचका हुआ था सर के बैक साइड, हल्का हुआ उसका हिस्सा धसा था। इसलिए धसा था क्योंकि उसकी माँ के में विटामिन बी की कमी थी जो उसमें जन्म दोष देखने को मिला। ठीक है, तो आपको जन्म दोष से अगर बचना है तो विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में लेना है और इससे आपका बच्चा जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही स्वस्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान माँ को किसी भी प्रकार के शांत, शराब, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे समय से पहले जन्म, कम वजन आज जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं जिसके परिणाम स्वरूप शिशु मृत्यु दर हो जाती है। कहने का मतलब है अगर कोई माँ अल्कोहल, ठीक है, मदिरा, सिगरेट, पान कुछ भी खाती है, गुटखा वगैरह, तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर उसका सेवन कर रही है तो बच्चे का जन्म समय से पहले हो जाएगा। बच्चा जब जन्म लेगा तो उसका वज़न भी कम होगा। तो इसका दुष्परिणाम ये है कि उसका बच्चे की मौत भी हो सकती है क्योंकि बच्चा कम वजन का होगा, मैंने बताया भी ऊपर है, और बच्चा समय से पहले भी हो जाएगा। तो इस प्रकार की पैमानाएँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आप सतर्क रहिए, अच्छे से रहिए, सावधान से रहिए। आपका जब डिलीवरी बच्चे का हो जाए तो आप सेवन कर सकते हैं। जन्म के बाद बच्चे को 6 महीने तक स्तनपान कराना चाहिए क्योंकि इसमें शिशु मृत्यु दर की संभावना कम हो जाती है और बच्चे को अच्छा और पौष्टिक भोजन देने में स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। कहने मतलब ये है बच्चे को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक बच्चे को माँ का स्तनपान करवाना चाहिए क्योंकि माँ के स्तनपान में पीढ़ा गाढ़ा दूध होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल नामक चीज़ होती है जो बच्चों को बहुत ही रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरपूर होती है। माँ के दूध में वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण सब कुछ होता है। इसलिए माँ का जो पहला दूध गाढ़ा होता है बच्चे के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आप अगर मार्केट जाइए, अगर बच्चों को बोतल फीड करवाना है, बच्चों को बोतल वाला दूध पिलाना है, तो मार्केट से कोई सूखा दूध लेने जाएंगे पाउडर वाला, तो उस पर एक लाइन लिखी होती है, डिब्बे पे लिखा होता है माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। यानी कंपनी वाले भी जागरूक करवा रहे हैं कि माँ का जो दूध होता है बच्चे के लिए संपूर्ण आहार होता है, सर्वोत्तम होता है। ठीक है, तो माँ को चाहिए कि वो बच्चों को अपना स्तनपान करवाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
नियमानुसार एक निश्चित समय पर युवाओं को आवश्यक टीकाकरण प्रदान किया जाना चाहिए। यह अचानक शिशु मृत्यु दर के सिंड्रोम की संभावना को 50% तक कम करने में मदद करता है। आप अपना बायां हाथ उठाइए और आपका जो सोल्जर है, आप आस्तीन के वहाँ पर जो सोल्जर होता है उस पर देखिए स्पॉट बना है, वो स्पॉट टीकाकरण का होता है। बचपन में आपको ये टीका दिया जाता है और जिससे आपको हाथ पे स्पॉट बन जाता है। ठीक है, तो आपको समय समय पर टीका दिया जाना चाहिए कि अब जन्म लेते हैं आप। देखो जब बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पर अब कार्ड बनता है, बच्चे का वजन कितना था, बच्चा कितने समय बर्थ किया, बच्चे को कौन सा टीका लगना है, बच्चों के समय के बाद कौन टीका लगना है, बच्चे के 6 उम्र के बाद कौन टीका। तो उस जॉब में उस कार्ड में सब कुछ दिया होता है कि बच्चों के 6 महीने बाद कौन सा टीका लगना है। तो टीकाकरण जो होता है बच्चे की मौत की संभावना को 50% कम कर देता है। उसके अंदर क्या होता है, रोगों से लड़ने के लिए क्षमता विकसित कर देता है। इनके अलावा शिक्षा भी सभी प्रकार के सुधार की कुंजी है, यानी शिक्षा जो है सभी प्रकार की सुधार की कुंजी है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप जानते हैं कि हम गर्भावस्था के दौरान क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। गुण और दोष, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सब कुछ जानते हैं। ठीक है, इसके विचार में जागरूकता, सामाजिक क्रिया जाना चाहिए। इसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता का भी टीकाकरण आज शामिल है। कहने स्वास्थ्य, स्वच्छता, सेवा, ये सब कुछ क्या होता है, ये शामिल होता है कि इसमें शिशु मृत्यु दर के रोकने में या कम करने में शामिल होता है। अब देखेंगे सरकार क्या कदम उठाती है। नवजात और शिशु देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों में बीमार नवजात देखभाल इकाइयों की स्थापना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC में नवजात स्थिरीकरण, मतलब क्या है सरकार भी। अब देखो हम इसमें पढ़ेंगे सरकार क्या योजना स्टार्ट करती है। सरकार क्या करती है, जिले लेवल पर जिला अस्पताल होता है, ठीक है, CSC PSC होता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त करती है। ये ही सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जो परिवार नियोजन हो गया, प्रसव हो गया, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनसे निजात पाने के लिए सरकार अपना हाथ आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट है नवजात शिशु की सुरक्षा कार्यक्रम, आवश्यक नवजात देखभाल और पुनर्जीवन पर स्वस्थ देखभाल प्रदाताओं को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है। कहने मतलब जो डिलीवरी करवाती हैं महिलाएं, ठीक है, जो आशा होती हैं, जो गांव में जो बच्चे का डिलीवरी करवाती हैं, उनको प्रशिक्षण करवाने का काम भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। सरकार भी करवाता है कि उन आशा कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ी में जो कार्यरत हैं उनको प्रशिक्षण देना भी सरकार का काम होता है और देते भी हैं। नेक्स्ट है घरेलू यात्राओं की श्रृंखला के साथ साथ आशा के माध्यम से गृह आधारित नवजात की देखभाल करना। कहने मतलब जो नवजात जन्म लिया है घर पे है, ठीक है, तो आशा का उत्तरदायित्व है कि उस महिला के घर जाए जहां बच्चा जन्म लिया है और बच्चे की पूर्ण देखभाल करे कि बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चे को टीका कब लगना है, बच्चे को कौन सा टीका दिया जाना है। ये सारी जिम्मेवारी जो होती है वो महिला आशा की होती है। लेकिन अब आजकल क्या है, आशा हम जानते नहीं कि हमारे ग्राम पंचायत में कौन आशा है। हमको एक्चुअली में नहीं पता है कि हमारे पंचायत में कौन आशा है। इतना उत्तरदायित्व समझ लीजिए आशा क्या होता है। आशा अलग मस्त है, कागज़ पे कुछ और है और ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। नवजात और बचपन की बीमारी का एकीकृत प्रबंधन और नवजात और बचपन की बीमारियों का सुविधा आधारित एकीकृत प्रबंधन करने का मतलब अगर नवजात में किसी प्रकार की बीमारी होती है तो उस बीमारी को पहचान करना, और बीमारी अगर हो गई है तो उसका एकीकृत प्रबंधन, यानी उसको सही से प्रबंधन करना है, उसका मैनेजमेंट करना है और उसका सही से निजात करना है और उसका उजागर करके बीमारी जो आई है उसका निजात करना है। ये भी सरकार का काम होता है। अतिसार रोग और तीव्र श्वसन संक्रमण की शीघ्र पहचान करना और उचित प्रबंधन करना। जो अतिसार रोग होता है इसको हम इंग्लिश में डिसेंट्री बोलते हैं और हिंदी में अतिसार रोग बोलते हैं। अगर आपको कहीं हिंदी में अतिसार रोग देखने को मिले तो समझ जाइए वो डिसेंट्री होता है। तो इस सब चीज़ों से सरकार को क्या करना चाहिए, शीघ्र पहचान करना चाहिए और उसका उचित प्रबंधन करना चाहिए। हम आपको बता दें, बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर PDF चिल्लाते रहते हैं, तो हम आपको बता दें हम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे और वहाँ पर हम सारी PDF प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। सारी PDF हैं वहाँ पर, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और आप PDF निकलवा सकते हैं। हम आपको बता दें हम अपनी यूट्यूब चैनल पर MCQ टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं जो हमारे टॉपिक वाइज हैं, साथ ही साथ 100 क्वेश्चन की श्रृंखला भी करवा रहे हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन की सीरीज़ भी चला रहे हैं। आपको करना है अच्छे से 100 क्वेश्चन की सीरीज़ करवा रहे हैं। आपको जैसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा वैसे ही 100 क्वेश्चन की सीरीज़ हम चला रहे हैं। आप उसको पढ़ लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। जो कठिन क्वेश्चन लगता है आप उसको कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए।